हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और हम यहाँ पे कर रहे हैं केस बेस्ड के क्वेश्चंस। सो दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 केस बेस्ड में ही। लास्ट टाइम हमने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के 5 केस बेस्ड के क्वेश्चन किए थे एंड इन दिस क्लास हम मेटल एंड नॉन मेटल और एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट मी चेक। और ये देखते हैं कि आज की क्लास हमें कहाँ से स्टार्ट करनी है। 5 क्वेश्चंस हमारे हो चुके थे, 6th क्वेश्चन से हमें आज स्टार्ट करना है। ठीक है, कौन से क्वेश्चन से स्टार्ट करना है हमको? 6th क्वेश्चन से। विजिबल है? वेट, आई थिंक अब विजिबल है ये क्वेश्चन नंबर 6, राइट? ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पूरा पैराग्राफ ही पढ़ना पड़ेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। सो अ कॉपर वेसल गेट टार्निश्ड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एन ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। ठीक है, जो कॉपर की वेसल्स हैं वो कैसी हो जाती है? टार्निश हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एक लेयर लग जाती है ऑक्सीजन की, वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ऑन रबिंग लेमन ऑन द वेसल द सरफेस इज क्लीन्ड। लेकिन जैसे ही उसके ऊपर हम लेमन को क्या करेंगे? रब करेंगे, वो क्लीन हो जाएगा, वो साफ हो जाएगा। एंड दी वेसल बिगेन टू शाइन अगेन, वो फिर से चमकने लग जाएगा। दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट विच रिएक्ट्स विद द एसिड प्रेजेंस इन द लेमन टू फॉर्म अ सॉल्ट विच इज वॉश्ड अवे विद वाटर। तो क्या कहा जा रहा है कि जब मेटल का रिएक्शन हमने एसिड के साथ कराया तो सॉल्ट का फॉर्मेशन हुआ और वो पानी से क्या हुआ? धुल गया, उसमें मिल गया। As a result, the layer of copper oxide is removed from the surface of the vessels and the shining surface is exposed. ठीक है, तो ये था हमारा केस बेस्ड 6। ठीक है, अब देखते हैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन कैसे हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन लेमन। ओके, सो लेमन में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, सिट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो बेसिकली लेमन को हम कंज्यूम करते हैं तो उसमें कोई इनऑर्गेनिक एसिड तो प्रेजेंट नहीं होगा। कैसा एसिड प्रेजेंट होगा? ऑर्गेनिक एसिड प्रेजेंट होगा। तो डी वाला तो ऐसे ही खत्म हो गया क्योंकि ये इनऑर्गेनिक है। अब ये सारे के सारे देखो, बट अच्छा, आप लोग ना मुझे कमेंट में बताओगे कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही गए हैं, प्लस हर क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट में बता सकते हो। ठीक है, वैसे तो ये रिकॉर्डेड क्लास है, आज कुछ वजह से लाइव क्लास हम नहीं कंडक्ट कर पाए, बट नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी डेफिनेटली लाइव ही रहेगी। ओके, चलिए, तो इन सब का आंसर आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, एंड जितने भी आपके क्वेश्चन सही जाएंगे आउट ऑफ उतने आप लिख देना। ओके, चलो। सो कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में? बेसिकली लेमन में प्रेजेंट होता है सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है लेमन में? सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। तो फर्स्ट इज डन। चलो, सेकेंड है हमारा द नेचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज, यानी कि मेटल ऑक्साइड की ये बात कर रहे हैं कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता है। हमने 2 चीज पढ़ी थी, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल, ये नॉन मेटल ऑक्साइड। ठीक है, तो हमने ये देखा था कि जो मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन किसके साथ कराया था? हमने मेटल ऑक्साइड का रिएक्शन करवाया था हमने एसिड के साथ, HCl या फिर HNO3 के साथ। तो हमें मिलता था यहां से सॉल्ट प्लस वाटर। तो इसके अकॉर्डिंग ये तो एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हमने देखा था कि एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। दैट मीन्स कहीं ना कहीं ये बेसिक नेचर का होगा। ठीक है, कैसे नेचर का होगा? ये बेसिक नेचर का होगा। सो द नेचर ऑफ एम्फोटेरिक, ये नेचर ऑफ कॉपर ऑक्साइड इज बेसिक। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड का नेचर कैसा है? कॉपर ऑक्साइड का नेचर होता है बेसिक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नेम द सॉल्ट फॉर्म इन द अबव रिएक्शन। ठीक है, कौन से सॉल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है? कॉपर कार्बोनेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सिट्रेट एंड यहां पे दोनों एक ही है, कॉपर सिट्रेट। ठीक है, दोनों यहां पे एक ही है। ठीक है, अब देखो दोनों एक ही बार आ गए हैं, कोई बात नहीं। तो नेम द सॉल्ट फॉर्म इन दी अबव रिएक्शन। कौन से रिएक्शन की बात की जा रही है? कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड, इसकी बात की जा रही है। कॉपर ऑक्साइड प्लस एसिड, चलो ले लो एक बार। तो CuO प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा? एसिड। मान लो HCl है तो क्या बनेगा? ये तो कॉपर क्लोराइड बन गया।
CuCl2, यही बनेगा यहां से, कॉपर क्लोराइड बन गया है थर्ड वाले में। इसी रिएक्शन के बारे में बात की जा रही है आई थिंक, तो क्या बन गया यहाँ पे, कॉपर क्लोराइड बन गया। ठीक, नाउ फोर्थ रिएक्शन है, आई मीन फोर्थ इसका क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ कॉपर गेटिंग टार्निश्ड इज। ठीक है, उस फिनोमिना के बारे में बताना है जिससे कॉपर क्या हो जाता है, टार्निश्ड हो जाता है। ठीक, क्या होता है वहां पे, कोरोजन, रेंसिडिटी, डिस्प्लेसमेंट या फिर नन ऑफ दीज। क्या होता है वो, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की प्रेजेंस में आके धीरे धीरे कोरोड होना स्टार्ट हो जाता है, धीरे धीरे खोखला होना स्टार्ट हो जाता है, एंड दैट इज कॉल्ड कोरोजन। क्या कहते हैं उसको हम, कोरोजन कहते हैं। सो द फिनोमिना ऑफ कॉपर गेटिंग टार्निश्ड इज कोरोजन। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। तो यहां पे एक 4 नंबर का क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, राइट। अब चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सो सेकंड क्वेश्चन इज, सॉल्ट ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज न्यूट्रल। हाँ, ये तो हमें पता है कि अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस मिलेगा तो वो न्यूट्रल सॉल्ट का फॉर्मेशन करके हमें देगा। ठीक, with the pH value 7, okay, NaCl जो है common salt is formed by the combination of hydrochloric acid and sodium hydroxide solution. This is the salt that is used in food. Some salt is called rock salt, okay, which was formed when seeds of bygones ages dried up, and the common salt thus obtained is an important raw material for the various material of the daily use such as sodium hydroxide, okay, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा एंड ब्लीचिंग पाउडर। तो ये सब हमने चैप्टर के एंड में सॉल्ट वाले में पढ़ा था। ठीक है, अब करते हैं हम इस पे बेस्ड क्वेश्चन। ओके, चलो फिर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म अ एसिडिक सॉल्ट। कौन सा इसमें से एसिडिक सॉल्ट फॉर्म नहीं करेगा, जिसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया गया होगा, वो उसका सॉल्ट जो बनेगा वो एसिडिक नहीं बनेगा। ठीक है, या फिर जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस दोनों का इस्तेमाल किया गया होगा उसमें भी न्यूट्रल सॉल्ट बनेगा, या फिर हमने वीक एसिड वीक बेस ले लिया तो उस केस में भी हमें न्यूट्रल सॉल्ट ही मिलेगा, एसिडिक तो मिलेगा नहीं। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म एन एसिडिक सॉल्ट। इसमें से कौन सा एसिडिक सॉल्ट का फॉर्मेशन नहीं करेगा। तो इन दिस केस हमको वीक एसिड चूज करना है इस क्वेश्चन में। तो सबसे पहला है फॉस्फोरिक एसिड, फिर कार्बोनिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एंड सल्फ्यूरिक एसिड अपने में एक महाबवाल है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड है। बेचारा बचता कौन है यहाँ पे, कौन बचता है, कार्बोनिक एसिड इज अ वीक एसिड। ठीक है, कार्बोनिक एसिड कैसा एसिड है, एक वीक एसिड है। तो इससे जो सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा वो भी कैसा रहेगा, वो एसिडिक नेचर का तो रहेगा नहीं, या तो न्यूट्रल होगा या तो बेसिक नेचर का होगा, बट एसिडिक नहीं होगा। और अगर इन तीनों को हमने ले लिया एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड, तो हमें जो भी सॉल्ट मिलेगा वो एसिडिक नेचर का मिलेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट हैज नो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, किसके पास वाटर का क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट नहीं होता है। अब पता है इसका आंसर आप कब कर पाओगे, यस, इसका आंसर आप कब कर पाओगे, जब आपको सबके फॉर्मूले पता होंगे। तो कॉपर सल्फेट का क्या फॉर्मूला होता है, CuSO4.5H2O। वॉशिंग सोडा का होता है Na2CO3.10H2O। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaHCO3, और जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4.2H2O। आप खुद ही देख लो किसमें वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं है, किसमें वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं है, बेकिंग सोडा में वाटर के क्रिस्टल्स प्रेजेंट नहीं है। क्लियर, तो सेकंड का आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, अगेन अभी हमने क्वेश्चन किया और अभी हमसे वही पूछ लिया, उधर मैंने आपको फॉर्मूला लिखवा दिया था। अब आप इसका आंसर इजीली कर पाओगे ना, हो जाएगा। द फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा इज, आंख बंद करके सी ऑप्शन टिक कर दो, दैट इज NaHCO3। क्या हो जाएगा, आंख बंद करके टिक कर दो NaHCO3, दिस इज बेकिंग सोडा। ठीक है, ये क्या है हमारा, ये है बेकिंग सोडा। ओके, नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रीटेड विद क्लोरीन टू ऑब्टेन ब्लीचिंग पाउडर। किसका इस्तेमाल करके हम, मतलब क्लोरीन के साथ किस चीज का इस्तेमाल करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन होगा।
बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर क्या है? यस, बेसिकली ब्लीचिंग पाउडर आखिरकार है क्या, बता सकते हैं कोई? यहां पे किसका इस्तेमाल करके हम ब्लीचिंग पाउडर क्लिक कराएंगे? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इज अ ब्लीचिंग पाउडर, यस और नो? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जो होता है वही हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। तो जब CaOH का होल ट्वाइस रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ तो क्या बनेगा? CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, CaOCl2, और यहां से H2O बाहर आ जाएगा। तो किसका इस्तेमाल किया हमने? CaOH का होल ट्वाइस। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, CaOH का होल ट्वाइस। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर है कि नहीं है? CaOH का होल ट्वाइस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब हम आ चुके हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। क्लियर है? किस क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं? अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी, ओके, कहा जा रहा है यहां पे ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल। अच्छा, ये मेटल एंड नॉन मेटल का आ गया। अभी तक जितने भी हमने क्वेश्चन किए थे वो एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के थे। अब हम आ चुके हैं मेटल एंड नॉन मेटल पे। चलो, सो ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है, तो वो किसकी तरह शो करते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरह। द मेटल हैव बीन अरेंज्ड in the decreasing order of their reactivity and this arrangement is known as activity series. जब हम मेटल को rearrange करते हैं on the basis of their reactivity series, so that is called the activity series. क्या कहा जाता है उसको? activity series कहा जाता है। So reactivity series of the metal, the basis of reactivity is the tendency of metal to lose electron. If a metal can lose electron easily to form a positive ion, it will react readily with the other substance. क्यों? क्योंकि वो एक कटायन बन जाएगा, ठीक है। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? जब पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो कटायन बन जाएगा, वो किसी के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, खास करके नेगेटिव चार्ज वालों के साथ। and therefore it will be a active metal. On the other hand, if metal lose electron less rapidly, तो मतलब वो उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं है। जो जितना ज्यादा H पॉजिटिव आयन दे देगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव होगा। हमने एसिड बेस के केस में भी पढ़ा था, है कि नहीं है? टू फॉर्म अ पॉजिटिव आयन इट विल रिएक्ट स्लोली विद द अदर सब्सटेंस, देयरफॉर सच अ मेटल विल बी लेस रिएक्टिव, ठीक है। तो जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन, जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल है, और जो जितनी धीरे अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो उतना कम रिएक्टिव मेटल होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन? हमें बताना है कि यहां पे हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव कौन है, ठीक है। हाइड्रोजन से भी लेस रिएक्टिव कौन है? तो कौन कौन आता है यहां पे? हाइड्रोजन है, ठीक है, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, यही सारे के सारे हैं। अब देख लो कौन से हाइड्रोजन के नीचे कौन आ रहा है? कॉपर आ रहा है। तो विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव? यहां पे सबसे कम रिएक्टिव अगर कोई है तो वो बेचारा कॉपर है, ठीक है। कौन है वो? यहां पे कॉपर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following represent the correct order of reactivity for the given metal? ठीक है, करेक्ट ऑर्डर बताना है हमें रिएक्टिविटी का। तो हमें एक चीज तो श्योर पक्का पता है कि पूरे पीरियोडिक टेबल में हाईली रिएक्टिव मेटल इज सोडियम। तो देखो ये वैसे ही गलत हो गया और ये वैसे ही गलत हो गया। एंड लीस्ट रिएक्टिव कौन है? कॉपर है, ठीक है। एंड लीस्ट रिएक्टिव कौन है? कॉपर है। जो भी हमें ऑप्शन दिए उसमें, तो ये गलत हो गया, ये करेक्ट हो गया। सो सेकंड का ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड का क्या करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नाउ थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट विग्रसली विद ऑक्सीजन? कौन सा इसमें से मेटल ऐसा है जो बिल्कुल विग्रसली रिएक्ट करेगा? किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। सो जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम एंड कॉपर। तो हाईली रिएक्टिव मेटल जो है
ठीक है। हाईली रिएक्टिव मेटल विल रैपिडली और एक्सप्लोसिवली और वायलेंटली रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है। तो कौन होगा? जिंक, मैग्नीशियम, सोडियम एंड कॉपर। तो इन सब में से हाईली रिएक्टिव मेटल कौन सा है? हमने पढ़ा था सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव मेटल और वो विग्रसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ, ये वाटर के साथ, ठीक। तो यहाँ पे एयर का पूछा है हमसे, तो क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? सोडियम हो जाएगा। फोर्थ पार्ट भी इसका डन हो गया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 9th, अगेन मेटल एंड नॉन मेटल का। सो metal as we know are very useful in all field, industries in particular. Non-metal are no less in any way. Oxygen present in air is essential for breathing as well as for combustion. Non-metal form a large number of compounds which are extremely useful. Example, ammonia, nitric acid, sulfuric acid, etc. And non-metal are found to exist in 3 states of the metal, ठीक है। कौन कौन से? सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ओनली सॉलिड नॉन मेटल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी हार्ड, हाउएवर दे हैव अ लो डेंसिटी एंड आर ब्रिटल। तो यही तो दोस्त की खासियत है, यही तो दोस्त की कैरेक्टरिस्टिक्स है। They are usually have low melting and boiling points and are poor conductor of electricity. किसके बारे में बात की जा रही है यहाँ पे? नॉन मेटल के बारे में बात की जा रही है। उसको कह रहे पुअर कंडक्टर है, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, ब्रिटल होते हैं, जल्दी टूट जाते हैं, राइट, एंड इनकी लो डेंसिटी भी होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं हम। सो क्वेश्चन है डैश इज अ नॉन मेटल बट लश्रस। इसमें से कौन सा नॉन मेटल है बट शाइनी है? तो अगर आप लोगों ने चैप्टर की रीडिंग अच्छे से की होगी और एक्सेप्शन वाला पार्ट पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर इजीली कर पाएंगे, ठीक है। डैश इज अ नॉन मेटल बट लश्रस। कौन इसमें से नॉन मेटल है बट लश्रस है, शाइनी है? एग्जाम्पल है फॉस्फोरस, सल्फर, ब्रोमीन एंड आयोडीन। सो बेसिकली ऑल आर यहाँ पे नॉन मेटल है हमारे पास, बट शाइनी कौन होता है? आयोडीन, ठीक है। आयोडीन नॉन मेटल होने के बाद भी शाइनी है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल? यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज किंग ऑफ केमिकल? कौन है भाई किंग ऑफ केमिकल? यूरिया, अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज सल्फ्यूरिक एसिड, किंग ऑफ केमिकल। तो आप याद रखना, ठीक है। अगर पेपर में आता है ना, सिर्फ ये एमसीक्यू नहीं आएंगे, डायरेक्टली डैश इज द किंग ऑफ केमिकल, आंख बंद करके सल्फ्यूरिक एसिड लिख कर आना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन मेटल इज अ लिक्विड? अगेन यहां पे एक्सेप्शन से क्वेश्चन आया है, ठीक है। फिर से किससे क्वेश्चन आया? एक्सेप्शन से क्वेश्चन आया। अब देखो, जो हमने पैराग्राफ पढ़ा था वो सिर्फ हमारे नॉलेज के लिए था। आंसर हम कहां से कर रहे हैं? जो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है चैप्टर में। तो बुक की रीडिंग अगर आप करोगे तो असर्शन, रीजन और केस बेस्ड क्वेश्चन दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। बस आपको बुक की रीडिंग अच्छे से करनी है और इंपॉर्टेंट चीजों को हाईलाइट करना है, मार्क कर लेना है, ठीक भाई। चलो, सो विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज अ लिक्विड? कौन सा यहाँ पे नॉन मेटल है और लिक्विड भी है? दैट इज एक्सेप्शन। सो कार्बन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड सल्फर, अभी बताया सारे के सारे नॉन मेटल है, but out of 118 elements there is only one non-metal which is liquid in state and that is कौन है? फटाफट से कमेंट करके बताएंगे मुझे। and that is ब्रोमीन। कौन है वो? वो है हमारा B for ब्रोमीन, ठीक। सो क्वेश्चन 3 का ऑप्शन बी यहां पे एकदम करेक्ट है, ठीक। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन इज यूज्ड। हाइड्रोजन किस चीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया, फॉर द सिंथेसिस ऑफ मिथाइल अल्कोहल, नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स एंड ऑल ऑफ दीज। तो देखो सब में ही हाइड्रोजन है, राइट, सब में ही हाइड्रोजन हमको दिख रहा है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑल ऑफ दीज कर दें? यस, इसका ऑल ऑफ दीज कर दें, कर देते हैं। तो अमोनिया बनाओगे तो भी N2+H2 गिव 2NH3, है ना। एल्कोहल का फॉर्मेशन होगा तो एल्कोहल में भी OH होता है। फर्टिलाइजर से दैट इज द अमोनिया, जो भी बताया 2NH3, तो वो भी फर्टिलाइजर ही है। हाइड्रोजन की जरूरत पड़ती है तो सब ही हो जाएगा इसका, ठीक है। क्या हो जाएगा? सब हो जाएगा। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, सो व्हेन अ सिल्वरी ग्रे पाउडर ऑफ अ सॉलिड A इज मिक्स्ड विद पाउडर ऑफ अ सॉलिड B, तो कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, नो रिएक्शन अकर, ठीक। बट
If the mixture is ignite and lighted using magnesium ribbon, a reaction occur with evolution of large amount of heat forming product C, which settle down as a liquid metal and a solid product D. Formed floats on the liquid C. अब देखो फ्लोट वाला आ रहा है, फ्लोट वाला हमने दो चीजें पढ़ी थी, या तो कैल्शियम या तो मैग्नीशियम, ठीक। चलो, C in a solid form react with moisture to form a rust. देखो इसको, ये तो श्योर है कि हमको इसको दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इतनी सारी ABCD इन्होंने दे दी है, अब इसी से क्वेश्चन पूछेंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा इसको दोबारा से, ठीक है। The amount of heat generated during the reaction is so high that the reaction is used in welding of electronic conductor. Joints in railway track. Based on this information, answer the following question. ठीक, अब एक बार पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर यहां पे आएंगे, फिर आंसर करेंगे, ठीक है। आइडेंटिफाई ए एंड सी। क्या आइडेंटिफाई करना है कि ए क्या है और सी क्या है। तो कह रहे हैं कि व्हेन अ सिल्वरी ग्रे पाउडर ऑफ सॉलिड ए इज मिक्स्ड विद पाउडर बी, तो कोई रिएक्शन नहीं हुआ, ठीक है। तो सिल्वरी पाउडर, ये ग्रे पाउडर कौन सा है, सिल्वरी ग्रे, तो आई थिंक और बी है यहाँ पे, जिस कोई रिएक्शन नहीं हुआ। तो लेट्स सपोज कि अगर ये हमारा, हम इसको एल्यूमिनियम मान ले, ठीक है, जो बी के साथ रिएक्ट कर रहा है, कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, बट इफ द मिक्सचर इज इग्नाइट एंड लाइटेड यूजिंग मैग्नीशियम रिबन, रिएक्शन विद वाइट एवोल्यूशन, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, दैट इज सी, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन, reaction with evolution of the large amount of heat forming produces C. तो यहाँ पे क्या क्या है हमारे पास, ओके, एंड C, large amount of heat produce हो रहा है which is settled down as a liquid metal and thus produce solid C, ठीक है। solid D, metal float on the liquid C, ओके, लिक्विड सी, मेटल फ्लोट ऑन अ लिक्विड सी। तो मेटल कौन सा होगा, प्रोडक्ट डी है, जो कि फॉर्म, तो यानी कि कैल्शियम हो जाएगा ये तो, ठीक। यहाँ पे सी आई थिंक आयरन होगा हमारा, ठीक है। क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम एंड आयरन। कहाँ दिख रहा है हमको एल्यूमिनियम एंड आयरन, करेक्ट है क्या हमारा एल्यूमिनियम एंड आयरन, यस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए इज एल्यूमिनियम एंड सी इज आयरन, ठीक। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई बी एंड डी विच आर ऑक्साइड्स, ठीक है। बी बताना है हमको और डी बताना है। क्या होगा बी एंड डी, क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी एंड डी विच आर ऑक्साइड्स ऑफ, ये किसके ऑक्साइड्स होंगे, बी एंड डी, यस, बी एंड डी किसके ऑक्साइड्स होंगे। चलो भाई, तो व्हेन अ सिल्वरी ग्रे पाउडर एल्यूमिनियम इज मिक्स्ड विद द पाउडर ऑफ मैग्नीशियम कर देते हैं, तो यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि आगे मैग्नीशियम भी दिया हुआ, मैग्नीशियम रिबन दिया हुआ है, ठीक है। अकर विद द एवोल्यूशन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फॉर्मिंग प्रोड्यूस सी, आयरन विच सेटल डाउन एज अ लिक्विड मेटल, और डी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो क्या क्या है ऑप्शन में हमारे पास, यहां पे है आइडेंटिफाई बी एंड डी, ठीक है, ठीक है। फॉर्मिंग विच सेटल डाउन एज अ लिक्विड मेटल, द सॉलिड प्रोड्यूस, ठीक है। डी फॉर्म द फ्लोट ऑन द लिक्विड सी, तो इसको हमने आयरन मान लिया था, ये क्या हो जाएगा हमारा, सेटल डाउन मेटल, ठीक है। तो आई थिंक ये भी हमारा यहाँ पे एल्यूमिनियम ही होगा, राइट। तो डायरेक्टली हम इसको देखो टिक कर सकते हैं। सेकेंड वाला हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम, ठीक। नहीं, मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम नहीं था, बी हमारा था आयरन, आयरन एंड एल्यूमिनियम, ठीक है। इसका क्या हो जाएगा हमारा, आयरन एंड एल्यूमिनियम, इसका भी ए ही ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सर अब तो देखो इजीली बता सकते हो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं, जो एसिड एंड बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं। सो मेटल ऑक्साइड विच डू नॉट रिएक्ट विद एसिड बट रिएक्ट विद बेस, मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद both acid as well as base, metal oxide which react with acid but do not react with base, and metal oxide which shows no reaction with either acid or base. तो क्या हो जाएगा इसका, yes, जो दोनों के साथ रिएक्ट करता हो। सो थर्ड का यहाँ तो सीधा सीधा बी हो जाएगा,
ठीक है, थर्ड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधा सीधा बी हो जाएगा। नेक्स्ट फोर्थ वन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्फोटेरिक इन नेचर, अगेन इसमें से कौन सा एम्फोटेरिक नेचर का होगा, बोथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ओनली जिंक ऑक्साइड, ओनली एल्यूमिनियम ऑक्साइड, नीदर ऑफ देम, तो कौन सा हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का है और एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक नेचर का ही है, तो इसका क्या हो जाएगा, बोथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, ये हमने क्लास में किया था। ओके, नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास, 11th क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम, मतलब आज की क्लास में टोटल हमने कितने क्वेश्चन डिस्कस किए, 6। अब सिर्फ एसिड बेसिस एंड ये कार्बोनेट्स कंपाउंड का सिर्फ बचेगा जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। सो मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है बाय लूजिंग और गेनिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ना एक बॉन्ड बनता है इनके बीच में, दैट इज कॉल्ड आयोनिक बॉन्ड। कैसा बॉन्ड होता है वो, आयोनिक बॉन्ड होता है। दे हैव अ गिव एंड टेक रिलेशन बिटवीन देम, आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड एंड हार्ड इन नेचर, ठीक है, सॉलिड होते हैं, हार्ड नेचर के होते हैं, एंड दे आर जनरली सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, एंड इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट लाइक पेट्रोल, कैरोसिन एटसेट्रा, ठीक है, वाटर में सॉल्युबल होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सॉल्युबल नहीं होंगे, जैसे कि पेट्रोल है, ऑयल है, कैरोसिन है, इन सब में। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स आर हाई in order to change the physical state of electrovalent compound from solid to liquid to gas, the high temperature is needed to overcome the attractive force। ठीक, अब देखते हैं कि कितना हमको यहां से आंसर मिल पाता है क्वेश्चन में। सो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज नॉट जनरली एग्जिबिट द आयनिक कंपाउंड, तो आयनिक कंपाउंड की बेसिकली इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये हमसे पूछा गया है। So electrical conductivity in molten state, electrical conductivity in solid state, high melting and boiling point, solubility in water। Yes, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन मोल्टन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ठीक है, जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड में और मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। क्लियर, सो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज आयनिक कंपाउंड्स आर यूजुअली सॉलिड एंड हार्ड इन नेचर, ये तो हमको पता है। सो दिस इज ड्यू टू, अब ये किस वजह से हार्ड होते हैं, इसका आंसर हमको यहां पे बताना है। So strong force of attractions between the oppositely charged ion, weak force of attractions between the oppositely charged ion, strong force of attractions between the same charged ion and weak force of attraction, ठीक है, क्या कह रहे हैं, weak force of attraction between the similar charged ion, तो इनके बीच में ना strong force of attraction होता है जिसकी वजह से इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है और इनके बीच का स्ट्रॉन्ग भी बहुत ज्यादा, इनके बीच का बॉन्ड भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ओके, तो क्या हो जाएगा भाई यहां पे, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज आयन, यस, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दी ऑपोजिटली चार्ज आयन, राइट। नाउ ट्रांसफर ऑफ वन और मोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल टू नॉन मेटल टेक प्लेस इन केस ऑफ, किस केस में होता है, एक या फिर एक से ज्यादा हम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहे हैं, इन केस ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग, आयोनिक बॉन्डिंग एंड कोवलेंट बॉन्डिंग। यस, किस केस में होगा, केमिकल, मॉलिक्यूलर, आयोनिक एंड कोवलेंट। तो ये पूरा का पूरा जो थियरी था, पूरा जो पैराग्राफ था वो किस पे बेस्ड था, आयोनिक पे बेस्ड था, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, आयोनिक। और अगर आपको डेफिनेशन पता है तो आप डायरेक्टली इसका आंसर आयोनिक कर सकते हैं, ठीक है, डन है। नाउ फोर्थ वन, अच्छा, द एटॉमिक नंबर ऑफ 4 एलिमेंट, the atomic number of 4 element A, B, C, D is 6, 8, 10, 12 respectively, the 2 element which can react to form the ionic bond। अब हमें बताने कि कौन सा दो यहां पे आपस में रिएक्ट करे के आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, तो लिख लो, तो इन सब की वैलेंसी लिखो, इसकी वैलेंसी कितनी है, ये एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, ये क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, इसकी वैलेंसी 2 है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये 8 है, 6, ABCD रिस्पेक्टिवली द 2 एलिमेंट्स विच कैन फॉर्म, नो नो नो, यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 है,
10 है मतलब ये तो 0 हो गया, 2 + 8 और यहाँ पे 12। ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और इसको 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना। एक अपना 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा और एक को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, मतलब बी और डी। ठीक है, कौन हो जाएगा यहाँ पे, बी और डी, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आयनिक बॉन्ड ऐसा ही तो होता है, जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन है वो डोनेट कर देगा और जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है, जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। ओह, एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, चलो भाई इसको मिस नहीं करते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन आ गया हमारे पास, तो इस पे फोकस कर लेते हैं। ठीक है, क्लियर है, बड़े आगे अब हम वेट दिख रहा है, चलो इस पे फोकस कर लेंगे हम। सो एलॉइंग इज अ वेरी गुड मेथड, हाँ एलॉइंग बहुत अच्छा मेथड होता है ऑफ इंप्रूविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल एंड दिस गिव द डिजायर प्रॉपर्टी। ठीक है, इसे हमको देखो, एलॉय क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ मेटल मेटल और मेटल नॉन मेटल, दोनों को अगर हम मिक्स कर देंगे तो एलॉय का फॉर्मेशन हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, और एक अच्छा मेथड होता है, इससे कोरोजन से बचाया जा सकता है। किससे बचाया जा सकता है, इससे कोरोजन से मेटल को बचाया जा सकता है। ठीक है, फिर कह रहे हैं बट इट इज नेवर यूज्ड इन प्योर स्टेट, बट उसको प्योर स्टेट में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, बट इसको किस में इस्तेमाल नहीं किया जाता है, प्योर स्टेट में इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, इफ इट इज मिक्स्ड विद अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन, अगर उसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ कार्बन ऐड कर दे जैसे कि 0.05%, इट बिकम हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, वो बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएगा और कैसा हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक, व्हेन आयरन इज मिक्स्ड विद निकल एंड क्रोमियम, पहले हमने कार्बन के साथ ऐड किया, अब किसके साथ ऐड कर रहे हैं, निकल के साथ और क्रोमियम के साथ ऐड करें, वी गेट स्टेनलेस स्टील, तो हमको क्या मिल रहा है, स्टेनलेस स्टील मिल रहा है, विच इज हार्ड एंड डज नॉट रस्ट। ओके, इफ आयरन इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंस एंड इट्स प्रॉपर्टी चेंज, इन फैक्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ एनी मेटल कैन बी चेंज्ड इफ इट इज मिक्स्ड विद सम अदर सब्सटेंस, द सब्सटेंस एडेड मे बी मेटल और अ नॉन मेटल, क्योंकि इन्हीं की कॉम्बिनेशन से एलॉय बनेगा। अब इस पे बेस जरा क्वेश्चन कर लेते हैं। So which of the following alloy contain non-metal as one of its constituents? तो किसमें मतलब एक एलॉय है जिसमें एक एलिमेंट मिलाया जाता है which is non-metal. So brass, bronze, amalgam and steel. Yes, किसमें यहाँ पे क्या होता है, एक नॉन मेटल मिलाया जाता है। तो अभी हमने देखा था ना, स्टेनलेस स्टील की बात की थी हमने, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टील। क्या हो जाएगा इसका आंसर, फर्स्ट का स्टील, यानी कि डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एन एलॉय कैन बी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप, एलॉय किस टाइप का होता है, होमोजीनियस, हेट्रोजीनियस, इंटरमेटालिक एंड नन ऑल ऑफ दीज, किस टाइप का होता है, एलॉय इज एन होमोजीनियस मिक्सचर, क्योंकि जो भी आप एलॉय कंपाउंड देखोगे उसमें आपको अलग अलग मेटल नजर नहीं आएंगे, वो पूरी तरीके से मोल्टन फॉर्म में मिक्स हो जाएंगे। ठीक है, सो एलॉय जो होते हैं वो होमोजीनियस नेचर के होते हैं। कैसे नेचर के होते हैं, होमोजीनियस नेचर के होते हैं। नेक्स्ट, बाय एडिंग सिलिकॉन टू स्टेनलेस स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एनहांस, अगर हम सिलिकॉन में क्या ऐड कर देंगे, बाय एडिंग सिलिकॉन टू स्टेनलेस स्टील विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एनहांस, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे एनहांस हो जाएगी। सो फर्स्ट वन इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, डक्टिलिटी एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। ठीक है, कौन सी प्रॉपर्टी यहां पे एनहांस हो जाएगी, स्टेनलेस स्टील विच इज फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज एनहांस्ड बाय एडिंग सिलिकॉन। अब बेसिकली सिलिकॉन क्या है, नॉन मेटल है, नहीं, सिलिकॉन एक मेटलॉइड है बेसिकली। ठीक है, सिलिकॉन क्या है, एक मेटलॉइड है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें बढ़ जाएगा। क्या बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक, नेक्स्ट है हमारा इसका फोर्थ, विच ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स, कौन सा यहाँ पे एलॉय ऐसा है जो मर्क्यूरी को एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट्स उसमें होता है, जिंक अमलगम, ठीक है, एल्निको, शोल्डर एंड ब्रोंज, कौन सा होगा, देखो नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, अमलगम का मतलब होता है मर्क्यूरी, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ZnHg, दिस इज जिंक अमलगम, सोडियम अमलगम, तो अमलगम मतलब मर्क्यूरी। ठीक, तो यहां पे ये हो जाएगा इसका ए ऑप्शन करेक्ट। और इसी के साथ हमने
दो चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स एंड मेटल एंड नॉन मेटल के केस बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आपको भी इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को रीड करना है एंड अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप आंसर चेक कर सकते हो। फिर आपको लास्ट में खुद को स्कोर देना है कि आउट ऑफ दिस मेरे इतने क्वेश्चन सही गए हैं। ओके, सो बाकी की बातें हम करेंगे कार्बन एंड कंपाउंड में। तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।